हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें अवध का क्या पार्टिसिपेशन रहा, क्यों यहाँ पे रिवोल्ट होता है, किसकी लीडरशिप में हमें रिवोल्ट देखने को मिलेगा और इसका क्या रिजल्ट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। अवध, हम पहले इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो, हम पॉलिटिकल रीजन कह सकते हैं। सारी की सारी जो कहानी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, वो कहानी हमें देखने को मिलेगी 1764 से। 1764, हाँ, ये वो ईयर है जहां पे हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। देखो, अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, अवध कहां से आया। अवध एक्चुअल में पहले मुगल्स का पार्ट हुआ करता था, जहां पे लेटर मुगल्स जब आते हैं तो वो वीक रूलर है, और वीक रूलर हैं तो इनके कुछ गवर्नर्स हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, उन्हीं में से अवध एक पार्ट निकल के आता है जो कि एक सक्सेसर स्टेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहां पे हमें देखने को मिलेगा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर एक्चुअल में ये जो बैटल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल, इनके बीच में बैटल देखने को मिलती है। बैटल एक्चुअल में बंगाल का एक रूलर है जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम, ठीक है, इनके बीच में है लड़ाई। मेन बैटल इनके बीच में है कि गद्दी पे मीर कासिम को उठा के इसकी जगह पे हम बिठा देते हैं इसके फादर इन लॉ, दैट इज मीर जाफर। ठीक है, लेकिन आपने कहानी सुनी होगी कि चने के साथ में घुन पिस जाता है। ठीक है, वैसा ही सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये है, अवध जो कि इसका पड़ोसी है, बंगाल का पड़ोसी है। अब अवध में एक बंदा बैठा है जो एज ए रूलर है, दैट इज सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, ठीक है, आराम से अपनी पार्टी कर रहे हैं, खा रहा है, पी रहा है, अपना इंडिपेंडेंट एज ए रूलर अपने आप को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका साथी एक तरीके से मैं कह सकते हैं कि दिल्ली में क्योंकि लेटर मुगल्स हैं और वो बहुत वीक है, वो खुद अपने आप को बचते बचाते भाग रहे हैं कि कोई हमें बचाए, ये ब्रिटिशर्स हमें ना मारे। ठीक है, वो खुद भाग रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दिल्ली से हमें शाह आलम टू, ये दोनों के दोनों बैठे हैं और दोनों के दोनों पार्टी कर रहे हैं, चिल एकदम डांस। ठीक है, इधर से एक पैग आ रहा है, इधर से एक पैग आ रहा है, दोनों के दोनों बैठ के पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों नशे में है, फुल इंजॉय। इधर से मीर कासिम, क्योंकि इसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ी हुई है, ये भागते भागते आता है यहाँ पे अवध के पास। क्यों? क्योंकि अवध में जो सुजाउद्दीन बैठा है ये इसका फ्रेंड है। ठीक है, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो इसके पास आया कि भाई तेरे भाई को बचाओ। क्या हो गया? आज तो फुल पावर में है हम, बता क्या हुआ तेरे साथ? बोले यार, ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे को उठाना चाहती है और मेरे ससुर को गद्दी पे बिठाना चाह रही है, आप बचाइए, मेरी हेल्प कीजिए। बोले चल, क्या टेंशन है। इधर शाह आलम, क्योंकि इसके अंदर भी गुस्सा है, चल चल टेंशन मत ले, हम तीन भाई है, तीनों के तीनों इनको देख लेंगे, निकालेंगे इनको, बाहर फेंकेंगे इनको। और तीनों के तीनों मिलते हैं और मिलकर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये खड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या फाइनल? एट लास्ट हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों को भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के मारती है इनके। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे देखती है कि भाई चलो ठीक है, हमने बंगाल पे अटैक किया, उन्होंने जो वहाँ का एम्परर है उसको हटा दिया, उसकी जगह पे मीर जाफर को बिठा दिया, क्योंकि मेन लड़ाई तो बंगाल के लिए थी, हो गया, बंगाल तो निपटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि ये दो लोग क्यों आए, इनके साथ तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, ये यहाँ पे आए क्यों, दिल्ली का ये क्यों आए। तो यहाँ पे 1765 में
क्योंकि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तो खुद लुटेरी है, चोर है ये, जो कि एक तरीके से लूटने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वही सेम काम यहां पे करेंगे। अवध तुम क्यों आए बीच में, दिल्ली तुम क्यों आए बीच में, तो इन्होंने इनके लिए 1765 में एक ट्रीटी की और दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये ट्रीटी एक्चुअल में अवध से बहुत सारी चीजों को छीन लेगी, लाइक पैसा, लाइक पावर, ठीक है, इनको छीनेगी, जिसकी वजह से अवध वीक हो जाएगा। अवध की जो पावर है वो बहुत वीक हो जाएगी। रूलर नाम का रूलर है, लेकिन उसके पास में पावर्स बहुत ही कम रहेंगी, क्योंकि उसके पास पैसा था वो सारा छीन ले गए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? क्योंकि ये जबरदस्ती एक तरीके से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं, तो वो ये सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब कुछ पावर बची थी वो 1801 में, क्योंकि अवध को बोला कि भाई देख, तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तेरे ऊपर बहुत सारे खतरे हैं, ठीक है, तो उनसे हम बचाएंगे तुझे, तो टेंशन मत ले, हम तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे। और अवध के साथ में 1801 में सब्सिडरी अलायंस कर लिया, मतलब रूलर को पूरी तरीके से अपना पपेट बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जैसे पपेट बने तो अब सारी पावर्स इनके हाथ में। राजा सिर्फ नाम का है, रूलर के पास में क्या है, जनता को सिर्फ दिलासा देना कि तुम टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं। पावर किसके हाथ में है? कर कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ नाम का रूलर है। ठीक है, वैसे ही हमें देखने को मिलता है 1836 में अवध को दो पार्ट में तोड़ दिया। और दो पार्ट में तोड़ने का मतलब है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यहां से निकाल दिया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इससे अलग कर दिया। ठीक है, जो फर्टाइल लैंड है वो भी वहां पे चली गई, वहां से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन वो भी इनके पास चला गया। अब अवध इतना सा रह गया। ठीक है, ऊपर से थोड़ा बहुत कुछ बचा था तो लॉर्ड डलहौजी ने आके वो कसर पूरी कर दी। डलहौजी ने बोला कि भाई देखो मेरी बात सुनो, आपके यहाँ पे कुछ रूलर्स है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जो रूल करने की है। अब पूछा रूल करने की कैपेबिलिटी मतलब ये कि अवध में अब अवध की थोड़ी सी कहानी को समझिएगा। अवध में एक्चुअल में जो लास्ट रूलर जो हमें देखने को मिलता है वो रूलर है दैट इज वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ठीक है, और इनकी वाइफ है दैट इज बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ठीक है, और इनका एक बेटा है दैट इज नोन एज विरजिस कादिर। विरजिस कादिर, ठीक है। वाजिद अली शाह इसको उठाया और उठा के इसको कोलकाता भेज दिया कि आप वहां जाइए, वहां पे काम संभालिए, अवध को अब आपकी जरूरत नहीं है इतनी, आप इसकी टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। ठीक है, इसके जाने के बाद इनकी जो वाइफ है बेगम हजरत महल, ये कहती है कि मेरा बेटा है जो इस गद्दी के लायक है, जो इस गद्दी पे बैठ सकता है। मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं, कोलकाता चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गद्दी पे बैठने का हक वर्जिस कादिर का है, मेरे बेटे का है। अब इनसे पूछा गया कि आपका बेटा तो छोटा है, माइनर है, तो बोले क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं राजमाता हूं, मैं इसके बिहाफ पे रूल करूंगी। अब कुछ टाइम के लिए इसको एज ए पावर दिया गया कि चलो ठीक है आप रूल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके पीरियड में हमें बहुत सारे यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज देखने को मिलते हैं, एक तरीके से कि बहुत सारे लोग रिवोल्ट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी, अभी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, कि जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आपके बस का है ही नहीं गवर्न करना, आपके बस का है ही नहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न कर सकते हो। तो इनके ऊपर केस लगाया कि आप मेल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपसे एडमिनिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा, आप संभाल ही नहीं पा रहे हो चीज़ों को। और ये थोप के इनके ऊपर कि आप
रूल नहीं कर सकते। हम अवध को एक कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट का स्टेटस देते हैं। अब कमिश्नरी स्टेट बना दिया तो इसका एक कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, और वो कमिश्नर कौन है? दैट इज हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस इसको एज ए कमिश्नर अपॉइंट किया कि गवर्नर जो अवध का जो गवर्न करने की जो पावर है वो इसके हाथ में है। ठीक है। अब बेगम हजरत महल, इसको तो गुस्सा आएगा कि मेरे हाथ में जो पावर थी, जो थोड़ी बहुत पावर थी, वो भी ले गए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ये पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से हमें रूलर्स इनके अंदर गुस्सा देखने को मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। क्लियर है एकदम, पॉइंट क्लियर है। अब कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि लैंड वाइज है। लैंड वाइज क्या? क्योंकि हमें अवध में देखने को मिलता है रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम में इन्होंने टैक्स कलेक्शन करना शुरू किया और इतना टैक्स कलेक्शन किया जिसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि इन्होंने यहां पे जो ये सिस्टम लगाया, इसमें लैंड ओनर तो बना दिया लेकिन टैक्स कलेक्शन बहुत हाई टैक्स कलेक्शन, और साथ में स्ट्रिक्टली कलेक्शन। स्ट्रिक्टली देना है, शाम तक मेरे पास में पैसे आ जाने चाहिए। अगर पैसे आ गए तो ठीक है, अदरवाइज आपकी जमीन छीन ली जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे पीजेंट्स को गुस्सा है, अब पीजेंट्स के ही बच्चे मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अवध से जितने भी लोग हैं ऐसा बोला जाता है कि हर घर से, लगभग हर घर से एक बच्चा मिलिट्री में पार्टिसिपेट कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बंगाल में, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसमें बहुत सारे लोग अवध से पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि मिलिट्री में है। अब क्या है, मिलिट्री में लोग हैं जो कि एक्चुअल में क्या है, जो पहले पीजेंट ही हुआ करते थे, लेकिन आज वो क्योंकि जॉब मिल गई है उनको, तो वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म में, पीजेंट इन यूनिफॉर्म, पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये लोग एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट क्यों खड़े होंगे? क्योंकि देखो, आप एक बात समझिएगा, अभी तक क्या है, ये सोच रहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑर्डर दिया है, आपको लड़ाई करनी है, आप उसके लिए सर कटवाने के लिए तैयार हो। लेकिन आप एक बात सोचिए, आप जहां से बिलोंग करते हो, आपके परिवार में आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा, पैसे लेके आएगा, कमाने के लिए गया हुआ है और पैसे लेके आएगा। आप जैसे घर पहुंचते हो, घर जाके देखते हो आपके माँ बाप के पास में ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन कहाँ गई? ज़मीन तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी खा गई। क्यों खा गई? क्योंकि टैक्स नहीं दिया इतनी स्ट्रिक्टली, और टैक्स भी ऐसा नहीं है 80% इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन। अब ये सोच रहे कि मैं किसको देखूं, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ देखूं या फिर मैं अपनी फैमिली की तरफ देखूं? तो इसके लिए क्या अच्छा है? फैमिली। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास में ज़मीन ही नहीं है, आप जॉब करके करोगे क्या? समझ आ रहा है? तो ये लोग अगेंस्ट खड़े होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के कि ये जो सिस्टम है, जो इन्होंने टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम बनाया है, वो बहुत बेकार है, इसको हटाना चाहिए, हमें इनको रिमूव करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस देखने को मिलते हैं। दूसरा, मिलिट्री में 5:1, 5 इंडियंस हैं, 1 ब्रिटिशर है, और वो लगभग अवध वाले स्टेट से है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के बिलोंगिंग है, एक दूसरे से नोन है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा हुआ। सब एक दूसरे के साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, क्या करें, क्या करें, कैसे करें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लीडरशिप की। गुस्सा सबके अंदर है, लेकिन उसको निकालने के लिए एक चिंगारी जो चाहिए
जो जो एक पॉइंट चाहिए, जो फोकस पॉइंट चाहिए, वो कहाँ से आएगा? और वो मिला हमें बेगम हजरत महल से। बेगम हजरत महल, क्योंकि इन्होंने देखा कि 1857 रिवोल्ट शुरू हो चुका है। शुरू होने का मतलब बंगाल में बैरकपुर से हमें एक आवाज़ उठने को देखने को मिलती है, दैट इज मंगल पांडे। उसके बाद ये बात आगे चलते 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 बरेली से हमें लीडरशिप देखने को मिलती है, और बाद में ये और आगे बढ़ते हैं तो हमें इस तरीके से रिवोल्ट की शुरुआत देखने को मिली। तो वही एक छोटी सी चिंगारी, और ये क्योंकि इसका खुद का एक पर्सनल इशू है, क्योंकि इशू किस चीज़ का है? रूल का। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें नेशनलिज्म है, नहीं, लेकिन एक पर्सनल इशू तो है कि भाई मेरे बेटे को रूलर बनना चाहिए और वो रूल कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखने को मिलता है बेगम हजरत महल एज ए लीडर निकल के आती है कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। उन्होंने जो भी कम्युनिटी की लेडीज़ हैं उनको इकट्ठा करना शुरू किया कि हम सब मिल के ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो उनमें बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हमें देखने को मिलती है जो कि हर काम से रिलेटेड है, पीजेंट्स से भी बिलोंग करती है, फैमिली से। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दी, इन्होंने ट्रेन किया, मिलिट्रीली ट्रेन किया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट किस तरीके से, आपको अगर कोई दिखे तो आप कैसे उसको मार सकते हो। इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस में लेडीज देखोगे जो कि इंटेलिजेंस गैदर करेंगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना शुरू किया, लीडरशिप हमने यहाँ पे देखने को मिली। अब जैसे ही ये लोग इकट्ठे हुए तो इन्होंने क्या किया कि अब हम रिवोल्ट करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो 4 जून 1857 को हमें यहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिलता है, जहाँ से अवध से रिवोल्ट की शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, ये जो कमिश्नर बैठा हुआ है, ये जो कमिश्नर यहाँ पे बैठा हुआ है, इस कमिश्नर को उठाते हैं, क्योंकि पावर किसके हाथ में है? पावर तो कमिश्नर के हाथ में है। लॉर्ड कैनिंग को थोड़ी ना जाके कुछ बोलोगे आप, पावर तो इसके हाथ में है, कमिश्नर। तो बोले इसको मारो, तो हेनरी लॉरेंस को मार दी गोली। हेनरी लॉरेंस, इसको गोली मारी, सबसे पहले इसको लपेटो। तो जैसे इसको गोली मारी तो ये डेड। अब इसी का ही एक ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर इंग्लिश करके। अब उसने देखा कि यार भाई कांड हो गए, लोग इकट्ठे हो गए और सबके सब मारने के लिए बस इनके ऊपर खून सवार है, सारे के सारे बस मारना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर दिखे उनको मारो। तो ये भी भागना शुरू करता है। इसने कहा कि भागो यहाँ से, निकलो, जगह को खाली करो, बाकी सब देखा जाएगा। तो जैसे ये भागना शुरू करते हैं तो ये जाके छुप जाते हैं एक रेजिडेंसी में, जहाँ पे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं कि चलो भाई। अब इस रेजिडेंसी को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, अंदर बैठे हुए ब्रिटिशर्स यहाँ पे, और इनके चारों तरफ बैठे रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब कोई आए इस सर्कल में, उसी को लपेट देंगे। ये लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ से निकल जाए। ये लोग क्या सोच रहे हैं, बाहर आएगा उसी को लपेट देंगे। ठीक है, अब इनको चाहिए कोई हेल्प। अब आप एक बात सोचो, आप इस सर्कल को काट ही नहीं सकते, तो फिर कौन आ सकता है अंदर? अंदर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को भी सोल्व करना, वो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिमायती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को माई बाप समझते हैं, ये अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनकी हेल्प करेंगे। तो टेंशन मत ले, मैं देख के आ रहा हूँ अंदर क्या हो रहा है, तो टेंशन मत ले, मैं देख के आ रहा हूँ अंदर क्या है। और वो अंदर जा रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं इनसे मिल रहे हैं। हाँ भाई, बता
क्या क्या इंफॉर्मेशन पहुंचानी तेरी बाहर, ये इनको इंफॉर्मेशन देते हैं और ये जाके बाहर आगे वाले जो स्टेट से जहां से हेल्प आ सकती है, इन्होंने हेल्प को मांगी कानपुर से कि भाई कुछ लोग भेजो। ओट्रम, हैवलॉक, इनको इंफॉर्मेशन भेजी कि भाई आप लोग आइए, हेल्प कीजिए, यहाँ पे आपके लोग रेजिडेंसी में छुपे बैठे हैं। बोले अच्छा ठीक है, टेंशन मतलब हमारे हैं। ये लोग भाग के आते हैं यहाँ पे। जैसे ये लोग आए, रिवॉल्यूशनरीज ने इनको भी घेर लिया। अब हैवलॉक और ओट्रम ये भी फंस गए, ये भी बैठे, अब क्या करें, ये भी फंस गए। अब ये लोग सोच रहे कि भाई और अगल बगल से आनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने देखा कि कैंपबेल करके एक और, हम बात करें गवर्नर जो यहाँ पे आ रहा है, जो कि सप्रेशन कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, एक तरीके से बहुत बड़ा कातिल हम जिसको कह सकते हैं कैंपबेल है, ठीक है, जो कि मारकाट करते हुए आ रहा है। नील हो गया, कैंपबेल हो गया, ठीक है, हडसन हो गया, जिसने दिल्ली वाले जो रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस किया था। तो कैंपबेल की वेट कर रहे हैं कि भाई ये आए, इसको बुलाओ। तो इन्होंने हेल्प भेजी कि हाँ भाई ठीक है, हम बुला के ला रहे हैं। इन्होंने हेल्प भेजी कैंपबेल के पास में कि भाई आपको याद किया जा रहा है, आप आइए और उनको बचाइए। अब जैसे ये आया, तो क्योंकि इसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा घेरा है, हम इसको काट ही नहीं सकते, कैसे निकले यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि देखो, हम आपके पास तब आएंगे जब आप हमें कोई मैप बना के दोगे। आप हमें मैप बना के दीजिए, बताइए कि कहाँ से हम कैसे आ सकते हैं, छुप छुपा के हम कैसे आए, ठीक है। तो इन्होंने वापस से इन्फॉर्मेशन इनको दी, और जैसे ये इन्फॉर्मेशन दी तो यहाँ पे ओट्रम ने एक मैप बना के तैयार किया कि भाई ये मैप है और इस मैप को कैंपबेल तक पहुँचाओ। अब बात क्या है, प्रॉब्लम ये है, इनको भरोसा ही नहीं है इंडियंस पे। क्यों? क्योंकि हमने मैप बना दिया, लेकिन ये मैप ले जाके अगर यदि मैंने इंडियन को दिया तो ये इंडियन बाहर जाके बदल गया तो सारे फंस जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, हम किसी ब्रिटिशर को इंडियन की फॉर्म में बना के भेजते हैं, आप अपने कपड़े वपड़े दीजिए, हम इसको बाहर भेजेंगे, ठीक है, ये मैप वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ओट्रम ने मैप बनाया, कैंपबेल के पास में वो मैप पहुँचा। जैसे कैंपबेल को सारी इंफॉर्मेशन मिली, सीक्रेट्स पता चले, कैंपबेल ने अटैक किया और अटैक करके इस पूरे घेरे को तोड़ा। और जैसे ये घेरा तोड़ा, कैंपबेल ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि इतनी बुरी तरीके से इसने वहाँ पे लोगों को मारा कि गलियों में लाशों के ढेर लगे थे। समझ रहे हो? इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे इसने खून खराबा किया कि बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, कोई नहीं छोड़ा इसने, सबको बुरी तरीके से मारा, ठीक है। गलियों में इतना खून बहा। वहाँ पे बेगम हजरत महल, जिसने देखा कि अब कुछ नहीं बचा, जो एज ए लीडर थी, ठीक है, वो यहाँ से भाग जाती है नेपाल जाके, वो यहाँ पे गाँव से होते हुए और वो नेपाल पहुँचती है अपने आप को जान बचाते हुए। बाद में वो वहीं पे ही नेपाल में उनकी डेथ हो जाती है, एंड सो ऑन। इस तरीके की हमें कहानी देखने को मिलती है, ठीक है। तो 1764 से ये कहानी शुरू हुई और 1857 में इस रिवोल्ट को सप्रेस किया और पूरी तरीके से अवध को अपने कब्जे में लेके आए ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कुछ इस तरीके से लेके आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या याद रखना है, याद ये रखना है, अवध जहाँ पे रिवोल्ट शुरू होता है 4 जून 1857, इसमें लीडरशिप जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हजरत महल से, बेगम हजरत महल, ठीक है, जिसको सप्रेस किया किसके द्वारा, कैंपबेल के द्वारा। और इसका फाइनल रिजल्ट फेल, ये रिवोल्ट फेल हो गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में अवध, किस तरीके से अवध में रिवोल्ट होता है
और उसका क्या कंक्लूजन होता है उसको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।